नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, दवाएं और साइकोथेरेपी और साथ ही साथ लाइफस्टाइल चेंजेस कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से ये जो ट्रीटमेंट्स हैं हेल्प करते हैं और ये किस तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में मदद देते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर वैसे तो एक लाइफ लॉन्ग इलनेस है, मतलब जीवन भर बनी रहती है, खासकर कि तब जब इसका ट्रीटमेंट ना हो। तो उन मामलों में ये लाइफ लॉन्ग बनी रहती है, जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं, कभी डिप्रेसिव एपिसोड तो कभी मेनिक एपिसोड, जो कि बहुत वेरिएबल होते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन के एपिसोड ज़्यादा होंगे या मेनिया के ज़्यादा होंगे, या डिप्रेशन के बाद मेनिया ही आएगा या मेनिया के बाद डिप्रेशन ही आएगा। ऐसा कहना मुश्किल होता है। कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन के एपिसोड ज़्यादा होते हैं, किसी में मेनिया के एपिसोड ज़्यादा होते हैं, और ये आए गए होते हैं, आते जाते रहते हैं। हर इंडिविजुअल के जो सिम्टम्स हैं, एपिसोड्स हैं, उनकी जो पूरी सीक्वेंस है, उनका जो पूरा पैटर्न है, वो बहुत यूनिक होता है। हर पेशेंट यूनिक होता है। ट्रीटमेंट जो है बाइपोलर डिसऑर्डर का वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत से पैरामीटर्स, फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट दिया जाता है। पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पुराने जो एपिसोड्स रहे हैं, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, पेशेंट का कॉम्प्लायंस कैसा है, पेशेंट की पर्सनैलिटी कैसी है, पेशेंट की ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, बड़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया जाता है या प्लान किया जाता है। और अक्सर जब दवा दी जाती है तो वो एक से ज़्यादा दवाएं दी जाती हैं। कुछ केसेस में तो एक या दो दवाएं ही काम कर जाती हैं जो पेशेंट को रेगुलरली लेनी पड़ती हैं, पर कई मामलों में मल्टीपल दवाएं देनी पड़ती हैं, अलग अलग टाइम पर देनी पड़ती हैं, बदलना पड़ता है दवाओं को, और डोजेज भी अलग अलग लेवल पर एडजस्ट करनी पड़ती है, मतलब अलग अलग क्वांटिटी में एडजस्ट करनी पड़ती है। साथ ही साथ टॉक थेरेपी मतलब साइकोथेरेपी, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मतलब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी और दूसरी जो टेक्निक्स हैं या जो पद्धतियां हैं, मोडालिटीज़ हैं, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ये भी हेल्प करते हैं। पर इन सब के बावजूद, या ये कहें कि इन सब में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन का लेना कभी नहीं बंद होता। मेडिसिन रेगुलरली लेनी पड़ती है और मेडिसिन के अलावा हम बाकी ट्रीटमेंट्स को सप्लीमेंट करते हैं। बाकी सारे ट्रीटमेंट्स ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, मेडिसिन नहीं छोड़ी जाती। ये नहीं कह सकते कि कोई पेशेंट माइल्ड सिम्टम शो कर रहा है तो उसको मेडिसिन ना देकर थेरेपी से ही ठीक कर देते हैं, या कोई पेशेंट है जो दवा नहीं लेना चाह रहा और हम उम्मीद करें कि वो सिर्फ थेरेपी से ही रिस्पॉन्स देगा। बहुत से मामलों में ये संभव नहीं हो पाता, इसलिए हमें मेडिसिन का ट्रीटमेंट तो चलाना ही पड़ता है। पहले हम बात करेंगे दवाओं वाले ट्रीटमेंट के बारे में। मेडिकेशंस एक बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को हेल्प करती हैं उनके सिम्टम्स को मैनेज करने में, और इस तरह से कि वे अपनी डेली लाइफ में अच्छे से फंक्शन कर सकें, अच्छे से काम कर सकें, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। क्योर कर देंगी दवाएं बाइपोलर डिसऑर्डर को, ऐसा नहीं कह सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि दवाएं बाइपोलर डिसऑर्डर पूरी तरह से क्योर कर देंगी। वो सिर्फ मैनेजमेंट में, संभालने में हेल्प करती हैं। एक पर्सन जिसको कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो बहुत सारे हाइज मतलब मेनिया के एपिसोड्स एक्सपीरियंस करता है या कर सकता है, और एक्सट्रीम लोज, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस कर सकता है, डिप्रेसिव एपिसोड एक्सपीरियंस कर सकता है। तो बहुत एक्सट्रीम पे चला जाएगा मेनिया या बहुत एक्सट्रीम पे चला जाएगा डिप्रेशन, ऐसा हो सकता है। और कई कई समय तक बने रहते हैं। ड्यूरेशन भी इनकी पक्की नहीं होती कि 2 या 4 महीने ही रहेगी, कई बार 1 साल भी खिंच जाती है, कई बार 1 महीना भी रहती है। कुछ मेडिकेशंस जो हैं वो हेल्प करते हैं जिससे कि डिप्रेशन या जो बाइपोलर डिसऑर्डर का जो पेशेंट है उसकी कंडीशन को स्टेबल किया जा सके, मतलब उनके मूड को स्टेबलाइज किया जा सके, ताकि वो बहुत ज़्यादा सीवियर, इंटेंस, एक्सट्रीम हाई और लो एक्सपीरियंस ना करें। मतलब उनको डिप्रेशन मेनिया तो आए पर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो। ऐसा करने के लिए, ताकि बहुत एक्सट्रीम्स ना आए, मेडिसिन बहुत हेल्पफुल होती हैं और बहुत असरदार साबित होती हैं उनके मूड को स्टेबलाइज करके रखने में। साथ ही साथ दवाएं जो होती हैं वो एपिसोड की ड्यूरेशन को भी कम कर देती हैं और
एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड के बीच की ड्यूरेशन को भी बढ़ा देती हैं, या ये कहीं कि इंटरवल को बढ़ा देती हैं। तो बिना दवाओं के हर 2 महीने में हो सकता है, मान लीजिए पेशेंट को एपिसोड आ रहा है, पर दवाओं के साथ 6-6, 8-8 महीने तक भी वो पेशेंट ठीक रह सकता है। तो इस तरीके से भी स्टेबलाइज करने में दवाएं हेल्प करती हैं। तो एक तो एक्सट्रीम लो और हाई को प्रिवेंट किया, कम डिस्टर्बिंग कंडीशन पैदा हुई, और साथ ही साथ इंटरवल जो है बीच में वो बढ़ गया। एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड के बीच का गैप बढ़ जाता है और उसमें पेशेंट आमतौर पे बेहतर कंडीशन में पाया जाता है। अगर वो दवाइयाँ लेगा तो बेहतर कंडीशन में रहेगा, दवाइयाँ नहीं लेगा तो बहुत वर्स कंडीशन में आ जाएगा। तो रिलैप्स जल्दी होंगे अगर दवाइयाँ नहीं ली जा रही हैं, तो रिलैप्स लेट होगा अगर दवाइयाँ ली जा रही हैं। तो क्योंकि ड्रग थेरेपी मतलब मेडिकेशन थेरेपी, फार्माकोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट का, इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने को एजुकेट करो उन सभी मेडिकेशन वाली ऑप्शंस के बारे में जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के मामले में कंसिडर की जाती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं। क्योंकि सही तरीके से खुद को एजुकेट करने पर ही आप अपने लिए एक सही दिशा ढूंढ पाएंगे, एक सही तरीके से ट्रीटमेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाएंगे और सबसे ज़रूरी कॉम्प्लायंस बना पाएंगे, मतलब ट्रीटमेंट की रेगुलरिटी को मेंटेन कर पाएंगे। ट्रीटमेंट को रेगुलरली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है बाइपोलर डिसऑर्डर के मामले में। तो लापरवाही ना बरतें, ट्रीटमेंट को रेगुलर रखें, लेते रहें और ट्रीटमेंट को सीरियसली लेकर चलें। इसके लिए अपने को एजुकेट करना ज़रूरी है मेडिकेशन की डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में। एक साइकाइट्रिस्ट चूज करता है, सेलेक्ट करता है कि कौन सी मेडिसिन आपको दी जानी चाहिए और आपके सिम्टम्स पर कौन सी मेडिसिन ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप चूज करेंगे, आपको तो केवल पता होना चाहिए, पर साइकाइट्रिस्ट चूज करेगा, डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी दवा आपके सिम्टम्स और कंडीशन के हिसाब से दी जानी चाहिए। कई बार आपकी दवाएं जो है वो एडजस्ट की जाएंगी, डोज चेंज की जाएगी और उनको बदला भी जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है और आप अपनी दवा से खुश नहीं हैं, आप पर वो असर नहीं कर रही, या किसी तरह से आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और वो आप पर मन मुताबिक मनचाहा असर नहीं ला रही, तो आपका मन करेगा कि यह दवा लेना छोड़ दी जाए, कि मैं एकदम छोड़ दूं इसको, कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो छोड़ दो। जबकि ऐसा करना बहुत गलत है। अगर आप अपने आप बिना साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट किए, बिना उनसे बात किए अगर अपने आप दवा छोड़ते हैं तो आपकी कंडीशन के लिए भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा, नुकसान देगा, और साथ ही साथ साइड इफ़ेक्ट्स के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनमें भी वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो अपने आप मेडिसिन की डोज बदल देना या अपनी मर्जी से कोई दवा छोड़ देना, कोई ले लेना, या दवा बिल्कुल लेनी छोड़ देना, ये सब चीज़ें आपकी ट्रबल्स को, आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। तो इसलिए डॉक्टर से पहले ज़रूर बात करें कि आप दवा को लेकर क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, या दवा के प्रति आप क्या सोचते हैं, क्या रवैया रख रहे हैं, और जो दवा है वह आपको किस तरह की चाहिए, मतलब कौन से साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करना चाहते हैं, किस टाइम आप ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, ज़्यादा नींद आ रही है, ज़्यादा कोई और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज करने के लिए डॉक्टर से ही आपको बात करनी ज़रूरी है। अगर आपको दवाएं बदलनी है तो इसका डिसीजन आपका साइकाइट्रिस्ट ही लेगा कि वह सेफ तरीके से, सही सलामत तरीके से कैसे बदली जा सकती हैं, क्या वो सटीक तरीका होगा जिससे दवा बदली जानी चाहिए। इंटरनेट पर देखकर या अपने आप कहीं से जानकारी लेकर आपको खुद नहीं बदलनी दवाएं, या पुराना ट्रीटमेंट ऐसा मिलता था अब ऐसा मिल रहा है तो मैं पुरानी दवा ले लेता हूं क्योंकि वो ज़्यादा असरदार थी, अब वाली असरदार नहीं है तो बदल देता हूं। ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना, इन सब चक्रों में नहीं पड़ना, ये सब आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन के आपस में जो कॉम्बिनेशंस होती हैं वो घातक हो सकती हैं। तो डॉक्टर कुछ सोच के ही आपको कोई डोजेज देता है। डॉक्टर के दिमाग में बहुत सी बातें होती हैं जब वो दवा प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, वो बहुत सारी अपनी मेडिकल नॉलेज को यूज़ करते हैं। सिर्फ इंटरनेट पर या कहीं देखकर कुछ 4 लाइनें पढ़ लेने से आप नहीं कह सकते कि दवा क्यों और कब और कैसे लेनी चाहिए या कब कैसे छोड़नी चाहिए। इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है आपको कई बातों का। इंटरनेट ने हमें बहुत होशियार बना दिया है, पर इसके कुछ नुकसान भी हुए हैं कि हम प्रोफेशनल्स पर ट्रस्ट करना छोड़ चुके हैं और प्रोफेशनल्स के होते हुए भी खुद ही प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हैं, खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, जबकि यह गलत है। दवाओं के पीछे पूरी साइंस होती है जिसे समझना या सही तरीके से फॉलो करना ज़रूरी होता है। वो डॉक्टर ही कर सकता है, आप खुद करेंगे तो अपने लिए खतरा मोल ले सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एंटी कॉन्वुल्सेंट्स दवाओं के बारे में, जिनको एंटी सीजर मेडिकेशंस भी कहा जाता है, या ये कहें कि वो दौरों के लिए, दिमाग के जो दौरे होते हैं, एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, एपिलेप्सी के लिए उनको यूज़ किया जाता है।
पर ये दवाएं कभी कभी बायपोलर डिसऑर्डर में मूड स्टेबलाइजर के तौर पे भी यूज की जाती हैं। यहाँ मैं बताऊं कि बायपोलर डिसऑर्डर में मेन जो दवाएं जो यूज की जाती हैं या जिनका जो फंक्शन होता है वो मूड को स्टेबलाइज करने का होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर डिप्रेशन की दवा दी जाएगी तो दवा के असर की वजह से मेनिया हो सकता है, क्योंकि मूड अच्छा करना है तो बहुत अच्छा हो सकता है, मेनिया हो जाएगा। या मेनिया को ठीक करने के लिए एंटी मेनिया दवा दी जाएगी और ऐसे में क्या होगा, मूड को लो करने के लिए दी जाएगी तो वो जरूरत से ज्यादा लो हो जाएगा तो पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि मूड को स्टेबल करने के लिए, ताकि वो ना ज्यादा लो हो ना ज्यादा हाई हो, स्टेबलाइज करने के लिए मूड स्टेबलाइजर दवाइयां दी जाती हैं। तो वो ये काम करती हैं कि वो ना ज्यादा हाई होने देती हैं मूड को, ना ज्यादा लो होने देती हैं। तो उनमें एक आती हैं एंटी कन्वुल्जेंट दवाएं। इनमें होती हैं जैसे कार्बामाज़ेपाइन, डाइवेल्प्रोएक्स सोडियम, गाबापेंटिन, लेमोट्रिजीन, ऑक्स कार्बाजेपाइन, टोपिरामेट, वेल्प्रोइक एसिड। ये कुछ दवाएं हैं जो कि एंटी कन्वुल्जेंट्स की कैटेगरी में आती हैं और ये मूड स्टेबलाइजर का काम करती हैं बायपोलर डिसऑर्डर में। फिर आती है दूसरी कैटेगरी एंटी साइकोटिक दवाओं की, जो कि स्किज़ोफ्रीनिया या जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं इनमें यूज की जाती हैं। पर बायपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये काम करती हैं, उनकी थिंकिंग बिहेवियर को चेंज करने में। और खासकर कि मेनिया के पेशेंट्स में अक्सर डिल्यूजन्स पाई जाती हैं, जो कि पैरानॉइड डिल्यूजन्स भी हो सकती हैं या ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स भी हो सकती हैं। तो उस टाइप की डिल्यूजन्स को भी ट्रीट करने के लिए एंटीसाइकोटिक दवाएं दी जा सकती हैं। या दूसरे भी इनके इफेक्ट्स आते हैं, मूड को कई बार स्टेबलाइज करने में भी ये हेल्पफुल होती हैं। तो थिंकिंग और एंगर या कुछ और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के अलावा मूड को भी स्टेबलाइज करने में ये हेल्प कर देती हैं। तो इनमें दो टाइप की होती हैं एंटीसाइकोटिक। एक होती हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, जिनको टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है। उनमें आती हैं क्लोरप्रोमाजाइन, हेलोपेरिडोल, फ्लूफेनाजाइन, फ्लूपेंथिक्सोल, जुक्लोपेंथिक्सोल। दूसरी आती हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, या कहें कि सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक होती हैं। इन्हें भी दिया जाता है, पर अक्सर इन्हीं को ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि टिपिकल एंटीसाइकोटिक के मुकाबले इनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। इनमें जो एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं, जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक से ज्यादा देखने में आते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स होते हैं ये बहुत डिस्ट्रेसिंग होते हैं पेशेंट के लिए। उनको नए तरीके की कंडीशन डेवलप कर देते हैं एक तरह से, और उनको मैनेज करना अक्सर डिफिकल्ट भी हो जाता है कई पेशेंट्स में। क्योंकि अगर एंटीसाइकोटिक बंद की जाएगी तो ये जो ईपीएस के जो सिम्टम्स हैं, मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स या साइड इफेक्ट्स जो हैं, ये तो चले जाएंगे, पर साइकोटिक सिम्टम्स रिटर्न कर जाते हैं, या जो पेशेंट की जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए टिपिकल एंटीसाइकोटिक के मुकाबले एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ज्यादा प्रेफर की जाती हैं। इनमें आती हैं एरिपिप्राजोल, क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, रिस्पेरिडोन, जिप्राजिडोन, क्यूटियापाइन। हालांकि ये जो मेडिसिन होती हैं इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर जो एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स हैं वो इनके कम होते हैं। पर इनमें से कुछ दवाएं हैं जैसे क्लोजापाइन और ओलेंजापाइन, इनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिस्क थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो भले ही ईपीएस मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स या साइड इफेक्ट्स तो कम होंगे, पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के चांसेस इनमें बढ़ जाते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर रहता है इनके साथ। पर इनके जो फायदे हैं वो रिस्क के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं। तो फायदे को देखते हुए इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। रिस्क जो है वो आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरह से या तो मैनेज हो जाते हैं, या किसी किसी पेशेंट में वो मैनेज नहीं भी हो पाते। एक चीज यहां ध्यान देने की है कि जो एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं, भले ही वो टिपिकल हो या एटिपिकल वाली कैटेगरी वाली हो, उनको एल्डरली पेशेंट्स जिनमें डिमेंशिया होता है या डिमेंशिया की वजह से जो साइकोसिस होता है, उसके लिए इनको अप्रूव नहीं किया गया है। एफडीए ने ऐसे एल्डरली पेशेंट्स के लिए, जो बूढ़े लोग होते हैं जिनको डिमेंशिया है और डिमेंशिया से रिलेटेड साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके लिए एंटीसाइकोटिक दवाएं अप्रूव नहीं की गई हैं। इसके लिए एफडीए ने ब्लैक बॉक्स वार्निंग भी इशू कर रखी है, क्योंकि इसमें अक्सर क्या होता है कि जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनमें डेथ का रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि दवा की वजह से या तो निमोनिया हो सकता है या कुछ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती हैं, मतलब हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसकी वजह से सडन डेथ पेशेंट की हो सकती है। इसलिए ब्लैक बॉक्स वार्निंग जो इशू की है उसमें यह चीज मेंशन की गई है कि बूढ़े लोगों के लिए ये प्रिस्क्राइब नहीं की जानी चाहिए जिनको डिमेंशिया की वजह से साइकोसिस है, डिमेंशिया रिलेटेड साइकोसिस। अब आती हैं एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, जिनमें सबसे कॉमन होती हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs, जो कि सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए।
MDD मतलब जिनको डिप्रेशन होता है, जिनको भले यूनिपोलर हो या बाइपोलर डिप्रेशन हो, मतलब जिनको सिर्फ डिप्रेशन है, बाइपोलर नहीं है, या जिनको बाइपोलर भी है, दोनों में SSRI दवाइयां जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं बहुत कॉमनली, और बाइपोलर डिप्रेशन के लिए भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो SSRI कौन सी होती हैं? साइटेलोप्रेम, फ्लुओक्सेटिन, फ्लुवोक्सामाइन, एसाइटेलोप्रेम, पैरोक्सेटिन, सर्ट्रेलिन। इसी के साथ एक और कैटेगरी आती है एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की, जिन्हें कहते हैं सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्राइन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SNRIs। इनमें आती हैं डुलोक्सेटिन, वेनलाफेक्साइन, डेसवेनलाफेक्साइन। एक और कैटेगरी होती है एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की, जिन्हें कहते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जो कि पुरानी दवाएं हैं। बहुत पहले से ये एंटी डिप्रेसेंट दवाएं मार्केट में रही हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते रहे हैं। SSRI थोड़ी रीसेंट, थोड़ी लेटेस्ट दवाएं हैं। लेटेस्ट को भी इनको 30-40 साल हो चुके हैं, पर ट्राइसाइक्लिक उससे भी ज्यादा पुरानी है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत इफेक्टिव होती हैं दवाएं, पर इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, या इनके जो साइड इफेक्ट्स के रिस्क होते हैं वो ज्यादा देखने में आते हैं। हालांकि वो कुछ ही पेशेंट्स में ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखने में आते हैं, ऐसा नहीं है सभी को बहुत ज्यादा होंगे, पर हाँ, इनमें कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स देखने में आते हैं जो पेशेंट के लिए काफी ट्रबलिंग होते हैं। जैसे हार्ट एरिथमियाज, मतलब हार्ट की जो बीट्स हैं, हार्ट बीट्स हैं, वो बहुत इरेगुलर रहेंगी। एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स जैसे कि ड्राई माउथ, मुंह का सूखना, सेडेशन, नींद आना, या कॉन्स्टिपेशन, कब्जी होना। इनमें जो दवाएं आती हैं वे हैं एमिट्रिप्टेलिन, एमोक्सापाइन, क्लोमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, डॉक्सेपिन, इमिप्रामाइन, नॉरट्रिप्टिलिन। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटी डिप्रेसेंट दवाओं में मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, मतलब MAOIs। ये ओल्डर क्लास है, मतलब ये भी पुरानी एंटी डिप्रेसेंट दवाएं हैं, मतलब बहुत पहले से दी जाती रही हैं। SSRI, SNRI दवाइयों के मुकाबले पहले ही ये खोजी जा चुकी थी और इन्हें डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता रहा था। ये क्या करती हैं? ये ब्रेन के अंदर कुछ मोनोएमाइंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनके ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करती हैं। मतलब वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, वो बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं हो पाते, ब्रेन के अंदर कंज्यूम नहीं हो पाते, उनके ब्रेकडाउन को वो रोकने का काम करती हैं, जिससे कि जो ब्रेन में केमिकल है वो अवेलेबल हो जाए, जिससे कि डिप्रेशन ठीक रहे। जैसे कि मोनोएमाइंस कौन से होते हैं? डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्राइन, सेरोटोनिन। तो ये ब्रेन के अंदर कंज्यूम हो जाएंगे, तो उनके कंजम्पशन की वजह से डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब वो मेटाबोलाइज हो जाएंगे बेसिकली। पर इनको अवेलेबल रखना है ताकि मूड अच्छा रहे पर्सन का, तो उसके लिए मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स इसीलिए इनको कहा जाता है, इनहिबिट करते हैं ये ब्रेन के अंदर किसी केमिकल की एक्टिविटी को। तो एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? मोक्लोबिमाइड या फेनेल्जाइन, ट्रानाइल साइप्रोमाइन, ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं दवाओं के। कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट दवाएं होती हैं, जो कि इन कैटेगरीज में फिट नहीं होती, मतलब SSRI, SNRI, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स इन कैटेगरीज में फिट नहीं होती। जैसे मिर्ताजापाइन, ट्रेजोडोन, बुप्रोपियोन, ये दवाएं भी एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स लाती हैं और ये भी बहुत अच्छा असर लाती हैं पेशेंट को ट्रीट करने में, उनके डिप्रेशन को दूर करने में। अब एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटी डिप्रेसेंट के बाद, बेंजोडायजेपाइंस। बेंजोडायजेपाइंस जो होती हैं वो एक पेशेंट के या एक पर्सन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रोकने का काम करती हैं, धीमा करने का काम करती हैं, और ये एंजाइटी, इंसोम्निया, सीजर्स इनके ट्रीटमेंट में यूजफुल होती हैं। तो एंजाइटी मतलब बेचैनी, इंसोम्निया मतलब व्यक्ति सो नहीं रहा, बहुत ज़्यादा जाग रहा है, या सीजर्स मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा तेज करंट पैदा हो रहा है। तो ये जो बहुत हाइपर एक्टिविटीज़ हैं इंसान के दिमाग में, इनको कम करने का काम करती हैं बेंजोडायजेपाइंस, दिमाग को थोड़ा सुस्त करने का काम करती हैं। तो इनसे अक्सर थोड़ा नशा होता है, पेशेंट को नींद बहुत आती है। ये जो दवाएं होती हैं इनमें से कुछ तो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, मतलब कुछ घंटों में ही इनका असर चला जाता है, कुछ लॉन्ग एक्टिंग होती हैं जो लंबे टाइम तक असर रहता है जिनका। तो ये अलग अलग तरीके से बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर असर लाती हैं। इनमें से जो दवाएं हैं वे कौन सी हैं? एल्प्राजोलैम, क्लोनाजेपैम, डायजेपैम, फ्लूराजेपैम, लोराजेपैम, ऑक्साजेपैम, टेमाजेपैम, ट्राइजोलैम। ये हैं कैटेगरीज मेजर वाली जिनका यूज किया जाता है डिप्रेशन के, या ये कहें कि मोटे तौर पे बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में। दूसरी भी कुछ दवाएं हैं जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। ये कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि कॉमनली यूज तो की जाती हैं, पर ये जो पिछली जो कैटेगरीज बताई हैं उनमें फिट नहीं होती।
इनके केमिकल का जो नेचर होता है या जो इनकी जो फंक्शनिंग होती है, मैकेनिज्म होता है, वो इन जो दवाओं की कैटेगरी बताई गई इनके जैसी नहीं होती, इनसे अलग होती हैं। तो अलग एक्शन होने के कारण, अलग मैकेनिज्म होने के कारण इनको एक अलग सेपरेट कैटेगरी में रख दिया जाता है, या इनको कोई भी कैटेगरी में नहीं रखा जाता, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इनमें से एक बहुत कॉमन होती है लिथियम। ये बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए डिस्कवर की गई सबसे पहली मेडिसिन थी। सबसे पहले इसी का असर देखा गया था बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स को कम करने में, मैनेज करने में। हालांकि इसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। मतलब पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ये कैसे असर डाल रही हैं, अलग अलग टाइम पर ये किस तरह से रिएक्शन दे रही हैं, इसको बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान देकर मॉनिटर किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। पर जो भी हो, यह जो दवा है ये करीब करीब सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है जो कि साइकाइट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। एक और होती है जिसे कहते हैं वेरापामिल। ये एक ऐसी दवा है जो कि ब्लड प्रेशर की दवा है, ब्लड प्रेशर को कम करने की दवा है, मतलब हाई बीपी की दवा है, जो कि मेनिया के ट्रीटमेंट में यूज की जा सकती है, जिसके अच्छे असर देखे गए हैं मेनिया के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में। अब अक्सर तो डॉक्टर जो दवाएं देते हैं वो इंडिविजुअल दे सकते हैं, मतलब या तो एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं, या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं, या एसएसआरआईज या कुछ और दे रहे हैं। पर कई बार क्या करते हैं डॉक्टर, एक से ज्यादा दवाएं दे देते हैं और अलग अलग कैटेगरी की दवाएं आपस में कॉम्बिनेशन में देते हैं। तो एसएसआरआई के साथ ट्राइसाइक्लिक दे देंगे, मोनोएमाइन दे देंगे। तो अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, दवाएं या उनकी जो अलग अलग डोज है वो रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कुछ दवाएं होती हैं जिनमें जो केमिकल होता है वो अक्सर इन दो कैटेगरीज को बिलोंग करता है। जैसे एक दवा है सिम्बायक्स, इसमें फ्लुओक्सेटिन और ओलेंजापाइन दोनों होते हैं। तो एसएसआरआई भी है और एंटीसाइकोटिक भी है जो इसके अंदर है, तो ये एक ही दवा दोनों का काम करेगी। इसी तरह से एक दवाई है ट्रायाविल, जिसमें एमिट्रिप्टिलिन भी है और पेरफेनाजाइन भी है, तो ये भी दो तरीके के असर लेकर आएगी। तो एक ही दवा दो अलग अलग तरीके के असर ले आती है। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के ट्रीटमेंट पर, जो कि होता है साइकोलॉजिकल थेरेपी का ट्रीटमेंट। बहुत सारे बाइपोलर डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वे व्यक्ति की थिंकिंग को, उसके इमोशनल हेल्थ को, उसके बिहेवियर को, रोजमर्रा के उसके जो एक्टिविटीज हैं, फंक्शंस हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं पेशेंट के लिए अपनी डेली लाइफ को मैनेज करना। तो थेरेपी दी जाती है, उसके लिए साइकोथेरेपी देना जरूरी होता है, जिसमें कि एक ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी देता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कॉमन होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें कि वो मूड की पहचान करते हैं, उनको चेंज करने में हेल्प करते हैं, नेगेटिव थॉट्स की पहचान करते हैं, ट्रिगर्स क्या हैं डिप्रेसिव या मेनिक सिम्टम्स के, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझने के लिए, उससे कोप करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, उनको सिखाने में, उनको बताने में भी हेल्प करते हैं, उनको भी मैनेज कराने में हेल्प करते हैं। तो दवाएं तो हैं जो कि बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, पर साथ ही साथ हमारा डेली लाइफ फंक्शनिंग क्या है उसको मैनेज करने के लिए, और हमारी थिंकिंग और हमारे जो दिमाग में जो इंटरनल जो थिंकिंग, मूड के जो चेंजेस चल रहे हैं, हमारे जो साइकोलॉजिकल चेंजेस चल रहे हैं, उनको भी मैनेज करने में हेल्प करती हैं ये साइकोलॉजिकल थेरेपीज। तो इसमें मेन काम क्या किया जाता है, ट्रिगर्स को पहचाना जाता है, नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उनको मॉडिफाई किया जाता है, और बिहेवियर्स को जो कि हेल्पफुल नहीं है, जो अनहेल्दी हैं, जो कहीं ना कहीं बीमारी को वर्स करती हैं या उसको सीवियर बनाने का काम करती हैं, वो जो ऐसे बिहेवियर्स हैं या थॉट्स हैं उनको चेंज करने में हेल्प करती हैं साइकोलॉजिकल थेरेपीज, जिसमें पेशेंट या उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करके चेंजेस लाए जाते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं ये मेडिसिन के मुकाबले ज़्यादा एफर्ट मांगते हैं, ज़्यादा टाइम मांगते हैं, ज़्यादा पेशेंट की तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग, एक लॉजिकल थिंकिंग या एक प्रैक्टिकल थिंकिंग की डिमांड करते हैं। तो कई बार अक्सर पेशेंट्स के लिए ये जो थेरेपीज हैं लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि दवाएं ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा इजी लगती हैं लेना। थेरेपी में अक्सर उनको चेंजेस बनाना कई बार मुश्किल हो जाता है, पर अगर सही से ली जाए थेरेपीज तो ये बहुत असरदार होती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं, और पेशेंट के लिए काफ़ी हद तक अपनी कंडीशन को मैनेज करने में हेल्प देती हैं। इनसे एक फ़ायदा ये होता है कि मेडिकेशन की जो कॉम्प्लायंस है, मतलब दवा लेने की जो रेगुलरिटी है, वो इम्प्रूव हो जाती है। आप अपनी रिलेशनशिप्स बना सकते हैं अच्छी, अपनी सोसाइटी में, अपने वर्क प्लेस पर, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली में अपनी रिलेशनशिप की क्वालिटी को सुधार लेते हैं। और किसी भी तरीके के नेगेटिव बिहेवियर्स जो कि आपकी लाइफ की क्वालिटी को, आपकी जो डेली फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, वो जो भी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उनके इम्पैक्ट को कम करते हैं और उनको मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके की साइकोथेरेपीज होती हैं
मतलब जिन्हें हम कह सकते हैं कि टॉक थेरेपीज होती हैं, जिसमें बात की जाती है डॉक्टर के साथ, थेरेपिस्ट के साथ, और कई सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू बिहेवियर और थॉट्स को चेंज किया जाता है। उनमें से एक सबसे कॉमन होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मतलब सीबीटी। फिर एक आती है डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, डीबीटी। कुछ फैमिली थेरेपीज भी दी जाती हैं, साइकोडायनामिक थेरेपी भी दी जाती है, इंटरपर्सनल थेरेपी बहुत कॉमनली दी जाती है, बाइपोलर के मामले में भी काफ़ी दी जाती है, कई बार स्कीमा थेरेपी दी जाती है। तो इस तरह की कुछ थेरेपीज हैं जो रिकमेंड की जाती हैं या जो डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो पेशेंट्स के साथ करते हैं, जिससे कि उनके सिम्टम्स में चेंज लाया जा सके या उनको मैनेज करने में हेल्प कराई जाए। एक और जो बहुत आजकल कॉमनली यूज़ की जाती है थेरेपी, वह है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, एसीटी, जिसमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन को भी आधार बनाया जाता है मन में या बिहेवियर में चेंजेस को लाने के लिए। ये भी अक्सर कुछ थेरेपिस्ट देते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बाइपोलर के ट्रीटमेंट में कि फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि फैमिली मेंबर्स की हेल्प से पेशेंट को बेटर तरीके से मैनेज करने में हेल्प की जा सके। फैमिली मेंबर्स की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े कि पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, पेशेंट की बीमारी क्या है, कैसी है, उसको किस तरीके से ठीक करने में हेल्प करना है, और फैमिली मेंबर्स क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये सारा जो मोटिवेशन जो फैमिली मेंबर्स को चाहिए, ये जो सारी जो अंडरस्टैंडिंग जो है और कोऑपरेशन जो है जो फैमिली मेंबर्स की चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होती है बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में, जो कि एक पेशेंट जिससे जूझ रहा है उसको सपोर्ट देने के लिए फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है अक्सर साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ के टाइम पे, और जिनका इफेक्ट बहुत अच्छा देखने में आता है, जिससे कि पेशेंट का स्ट्रेस और पेशेंट की तनाव परेशानियां दूर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप्स की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। तो फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट से अक्सर पेशेंट के लिए अपने सिम्टम्स को, अपनी बीमारी को मैनेज करना काफ़ी आसान होता है। पेशेंट काफ़ी मोटिवेटेड रहता है ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट, मतलब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले ट्रीटमेंट। अक्सर आपका मन करेगा कि आप कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, मतलब आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी या किसी और तरीके का ट्रीटमेंट आप इम्प्लीमेंट करें अपने बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। काफ़ी सारी हर्बल दवाएं पेशेंट ले लेते हैं अपने ट्रीटमेंट को हेल्प करने के लिए या अपने ट्रीटमेंट को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए, पर अक्सर वो कई बार ऐसी हर्ब्स भी ले लेते हैं जिससे उनको नुकसान होता है, खासकर तब जब दवाएं भी ले रहे हैं एलोपैथी वाली, और कुछ ऐसी हर्ब्स जो कि कॉम्बिनेशन में उन एलोपैथिक दवाओं के साथ नुकसान पहुंचा सकती हैं पेशेंट को। या कई बार ऐसी हर्ब्स होती हैं जिन पर बहुत रिसर्च नहीं हुई होती, और वो कहीं ना कहीं पेशेंट की कंडीशन को बिगाड़ने का काम भी करती हैं, क्योंकि वो रेगुलेटेड तरीके से एक प्रिस्क्राइब डोजेज के हिसाब से नहीं दी जाती। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से, मतलब एलोपैथिक डॉक्टर से बात जरूर करें कोई भी ऐसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाली दवा लेते टाइम, जिससे कि डॉक्टर बता सके आपको कि आपको कॉशन के साथ कौन सी दवा लेनी चाहिए और कौन सी नहीं, किन दवाओं के प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो कुछ हर्बल सप्लीमेंट होते हैं जैसे कि सेंट जॉन्स वॉर्ट, ये आपकी मेडिकेशन के साथ इस तरह से इंटरफेयर कर सकता है कि ये मेनिक एपिसोड तक ट्रिगर कर सकता है। हालांकि स्टडीज बताती है कि ये माइल्ड से मॉडरेट डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है। सेंट जॉन्स वॉर्ट हेल्प करता है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में, पर अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है तो इस ट्रीटमेंट के चलते चलते आपको मेनिया का एपिसोड भी आ सकता है, क्योंकि ये रेगुलेटेड डोजेज में नहीं होगी, या आप इसको ज़्यादा ले सकते हैं, या शायद हो सकता है आपका जो डॉक्टर है वो आपको सही तरीके से प्रिस्क्राइब ना कर पाए, क्योंकि इनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं होती। तो जो यूनिवर्सली ऐसे ही मान ली गई प्रिस्क्राइब्ड डोजेज होती है वही दी जाती है, और उससे कुछ पेशेंट्स को नुकसान हो सकता है। कुछ पेशेंट्स इसको गलत तरीके से ले सकते हैं, जिस वजह से कि उनको ये मेनिक एपिसोड ट्रिगर कर सकता है। एफडीए एलोपैथिक मेडिसिन को रेगुलेट करती है, उनकी डोजेज को, उन पर बहुत सारी रिसर्च करके डिसाइड करती है कि कोई भी दवा कब और कितनी दी जानी चाहिए, जबकि हर्बल सप्लीमेंट्स पर ऐसी गाइडलाइंस अक्सर नहीं होती। इसलिए इनकी डोजेज का अक्सर मिसयूज हो सकता है, ज़्यादा या कम कंज्यूम हो जाने की वजह से ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट होता है जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए काफ़ी रिकमेंड किया जाता है, और वह होता है फोटोथेरेपी, लाइट बॉक्स थेरेपी। लाइट का ट्रीटमेंट दिया जाता है, रोशनी का ट्रीटमेंट। ये अक्सर सीजनल डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है थेरेपी। सीजनल डिप्रेशन मतलब सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, SAD, जिसमें व्यक्ति को अक्सर सर्दियों में डिप्रेशन हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, और कई लोग ऐसे हैं जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, उनका डिप्रेशन अक्सर सर्दियों में ट्रिगर हो जाता है, वे अक्सर सर्दियों में डिप्रेसिव एपिसोड ही एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो सीजन के हिसाब से डिप्रेशन आता जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए लाइट थेरेपी या लाइट बॉक्स थेरेपी यूज की जाती है।
इसी के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं और एक्यूपंक्चर भी जो है, उनके भी कुछ इफेक्ट्स देखे तो गए हैं डिप्रेशन या बाइपोलर के ट्रीटमेंट में, पर वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो कोई एक रिसर्च कहेगी कि इन दवाओं का बहुत असर पड़ता है, तो कोई दूसरी कहेगी कि इनका तो कोई भी असर नहीं पड़ता। इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग्स हैं, जबकि एलोपैथिक मेडिसिन की काफ़ी कंसिस्टेंट फाइंडिंग्स होती हैं। तो बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है जिसमें कि हम ये कह सकें कि जो ऑल्टरनेटिव इंटरवेंशंस हैं, ट्रीटमेंट हैं, उनका बाइपोलर डिसऑर्डर में किसी तरीके का कोई लंबा प्रभाव पड़ेगा या कोई बड़ा और बेहतर प्रभाव पड़ेगा। तो और भी कुछ ऑल्टरनेटिव इंटरवेंशंस होती हैं जो कि अक्सर लोग ले लेते हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, मसाज थेरेपी, अरोमा थेरेपी। ये बड़ी सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। किसी किसी पेशेंट को तो इनसे बहुत असर आ जाता है, पर ज्यादातर लोगों को इनसे कोई खासा असर नहीं आता, क्योंकि इनको बिल्कुल भी साइंटिफिकली वैलिडेट नहीं किया गया है। ये लोग अपने विश्वास के बेसिस पे या किसी एक दो केसेस जिनको उन्होंने देखा है, जिनको डॉक्टर ने देखा है, उसके बेसिस पे इनको धड़ल्ले से रिकमेंड किया जाता है, जैसे कि ये हर तरीके की बीमारी ठीक कर सकती है। तो किसी किसी में थोड़ा बहुत अच्छा असर आ गया, उसको आधार बना के बाकी सब लोगों को ट्रीट कर दिया जाता है, जो कि एक गलत तरीका है ट्रीटमेंट देने का या ट्रीटमेंट की एफिकेसी को डिसाइड करने का। ट्रीटमेंट की एफिकेसी को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे शोध किए जाते हैं और रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल किया जाता है इन दवाओं के लिए या इन ट्रीटमेंट्स के लिए, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट का पार्ट होते हैं। ऐसे इंटेंसिव, ऐसे बहुत बड़े रिसर्च अक्सर नहीं किए जाते, जिस वजह से इनकी जो इफेक्टिवनेस है उस पर डाउट किया जाता है, उन पर पूरा भरोसा करना मुश्किल होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट्स हैं थोड़े सेल्फ केयर में हेल्प करती हैं। मतलब पेशेंट थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाता है, पेशेंट थोड़ा रेगुलर हो जाता है ट्रीटमेंट में, पेशेंट सीरियस हो जाता है ट्रीटमेंट के लिए, और अपने ट्रीटमेंट को बेटर तरीके से मैनेज करने में, बेटर तरीके से अपनी खुद की हेल्प करने में वो मोटिवेटेड हो जाता है और कुछ ना कुछ कदम उठाना शुरू करता है। ये जो ओवरऑल इफेक्ट है, ये पेशेंट को कहीं ना कहीं अपने प्रति, अपनी कंडीशन के प्रति बहुत सिंसियर बना देता है, और पेशेंट जो है वे मोटिवेटेड रहते हैं अक्सर अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो कोई भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने फिजिशियन, अपने साइकाइट्रिस्ट से बात जरूर करें। अपने आप ना लें, अपने आप इनको ट्राई ना करें। इनके फायदे से ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपका मन करे कि मैं यही ट्रीटमेंट ले लूं, और आपके मन में आ सकता है कि मैं एलोपैथिक या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट छोड़ दूं। ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, बहुत घातक हो सकता है, और अक्सर आप नोटिस करेंगे कि जब भी आपने ऐसे ट्रीटमेंट लिए हैं, उनका बहुत लंबा, बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा, और अल्टीमेटली आपको दवाओं और थेरेपी पर ही वापस जाना पड़ा। इसलिए अपने अनुभव से भी सीखें, दूसरों के अनुभव से भी सीखें, और डॉक्टर्स के अनुभव और डॉक्टर्स की साइंस पर भी भरोसा करें। लास्ट में आता है लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। आपका डॉक्टर, आपके थेरेपिस्ट आपको ये जरूर रिकमेंड करेंगे कि अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करो, लाइफस्टाइल में बदलाव लाओ, क्योंकि डिप्रेशन, बाइपोलर, मेनिया, ये सब हमारे लाइफस्टाइल को बदल देते हैं, हमारा लाइफस्टाइल बिगाड़ देते हैं। हम बिल्कुल बेतुका सा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब जगह एकदम मिसमैच होता है, सब जगह एकदम मिसमैनेज हो जाता है। तो डिसिप्लिन, रेगुलरिटी किसी भी चीज की नहीं रहती। इस वजह से अक्सर सिम्टम्स ना ही केवल बढ़ जाते हैं, जबकि एपिसोड्स भी बहुत इंटेंस और बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, बार बार आने लगते हैं। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले अल्कोहल लेना बंद करें, स्मोक करना बंद करें, या कोई ड्रग लेते हैं तो वो बंद करना बहुत जरूरी है। या बंद नहीं कर सकते तो ना के बराबर उनकी कंजम्पशन करना जरूरी है, ओकेजनली करना जरूरी है, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, कुछ इस तरह से करना ही केवल जरूरी है अगर आप रेगुलरली करते हैं तो। क्योंकि इससे बाइपोलर, डिप्रेशन, मेनिया सब बढ़ जाते हैं। अल्कोहल, ड्रग्स या स्मोकिंग से ये सारी प्रॉब्लम्स बाइपोलर वाली बढ़ जाती हैं, बहुत सीवियर लेवल तक बढ़ जाती हैं, कई कई बार बढ़ती हैं, और हमेशा इनको सिम्टम्स को वर्स करता हुआ देखा ही जाता है। तो इनको तो छोड़ना, इनको तो दूर करना, इनको लेना खत्म करना जरूरी होता है। साथ ही साथ हेल्दी कोपिंग स्किल्स डेवलप की जाती हैं। अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज या कई सारे ऐसे स्ट्रेटजीज या कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है, जिससे कि पेशेंट अपने मन मुताबिक अपना स्ट्रेस और अपना तनाव दूर कर सके और अपनी हेल्प कर सके दिन भर में अपने को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि बाइपोलर के सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। खासकर कि वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स और दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होता है अच्छा न्यूट्रिशन। इसी के साथ, न्यूट्रिशन के साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है। वो वैसे भी मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है और फिजिकल हेल्थ पर भी असर आते हैं उसके। और एडिक्वेट स्लीप, मतलब सही नींद लेना बहुत जरूरी है। एडिक्वेट मतलब एक
अच्छी ड्यूरेशन वाली नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। भले ही हम 2 टुकड़ों में ले लें, नैप ले लें, पर कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरे दिन में लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बाइपोलर के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। नींद का ना मिलना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है किसी भी टाइप के पेशेंट को। तो नींद को मैनेज करना आपका सबसे मेन लक्ष्य, सबसे मेन इशू होना चाहिए। अगर ये मैनेज हो जाती है तो बहुत सारे सिम्टम्स तो वैसे भी मैनेज करने आसान हो जाते हैं, क्योंकि नींद को मैनेज करने से आपकी लाइफ में रेगुलरिटी भी आती है, आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और बहुत सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस, बेटर वाले चेंजेस आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। इसके साथ बहुत ज़रूरी होता है अपना सोशल नेटवर्क बना के रखना, फ्रेंड्स के कांटेक्ट में रहना, फैमिली के कांटेक्ट में रहना, फैमिली से इंटरेक्ट करना, फैमिली में घुलना मिलना, या किसी सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करना जो कि बाइपोलर या डिप्रेशन जैसे पेशेंट्स के लिए आपके एरिया में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से हो सकता है, उसको ज्वाइन करना, उसका मेंबर बनना बहुत ज़रूरी है। ये आपको बहुत सपोर्ट और बहुत मोटिवेशन देता है। और फैमिली और फ्रेंड्स की प्रेजेंस आपको ना ही केवल सपोर्ट देती है, आपको पॉजिटिविटी देती है, मोटिवेशन देती है और आपके नेटवर्क को बेटर करके आपको कभी लोनली फील करने नहीं देती, जिसकी वजह से आपकी नेगेटिव थिंकिंग बढ़ती नहीं है। ये रही पूरी डिस्कशन बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में। ध्यान रखें, बाइपोलर डिसऑर्डर केवल एक टाइप के ट्रीटमेंट से मैनेज नहीं हो पाता, इसके लिए अलग अलग प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी बहुत जरूरी होती है। जब ये सारे प्रोफेशनल्स आपस में मिलकर कोऑपरेटिव वे में काम करें सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए, तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे इससे। मतलब जो भी आपका एपिसोड है, रेमिशन जल्दी हो जाएगा और रिलैप्स के चांस भी आपके कम हो जाते हैं। सही ट्रीटमेंट प्लान से आप सालों तक एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा इफेक्ट बनाए रख सकते हैं इन ट्रीटमेंट्स का। और कई बार आप कई कई दशकों तक, 20-20, 30-30 साल तक बिना सिम्टम के आराम से जीवन बिता सकते हैं, अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट डिजाइन किया जाए, प्लान किया जाए, उनको आप फॉलो करें, उनको लेते रहें ट्रीटमेंट को, और साथ ही साथ एक सही टाइप के प्रोफेशनल्स के कांटेक्ट में रहें और उनकी हेल्प और उनकी मदद लेते रहें, और वो जो भी आपको गाइड करते हैं, बताते हैं, उसको फॉलो भी करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सिम्टम्स को बहुत कम किया जा सकता है, ना के बराबर लेवल पर लाया जा सकता है, और आपके एपिसोड्स को ना ही केवल प्रिवेंट किया जा सकता है, उनके बीच के इंटरवल को भी बढ़ा दिया जाता है और आपकी सीवियरिटी भी एपिसोड की कम हो जाती है। रेमिशन जब होता है, मतलब जब पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाता है, रिकवर कर जाता है, तो उसका जो मेन लक्ष्य होता है वो ये कि आप स्टेबल रहें और अपने बाइपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल में रखें, उसे चेक में रखें। कई बार आप कुछ ऐसा करने का सोचेंगे या आप करेंगे या आपका मन होगा करने का, जो कि आपके बाइपोलर के किसी एपिसोड को ट्रिगर कर सकता है, खासकर कि मेनिया को ट्रिगर कर सकता है। कुछ बड़े डिसीजन ले लेना, कुछ नए प्लान्स बना लेना, उनको पूरा करने का सोचना। उस टाइम पर आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं मैं कोई ऐसा रिस्की डिसीजन तो नहीं ले रहा जिससे कि मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, एपिसोड ट्रिगर हो जाए। तो ऐसा करते टाइम अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, अपने थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें कि क्या आपको ये जो डिसीजंस हैं, ये एक्शंस हैं, लेने चाहिए, क्या इन डिसीजन से आपको हेल्प मिलेगी, क्या आप मेनिया को या बाइपोलर को मैनेज कर पाएंगे। आपका थेरेपिस्ट आपको गाइड कर पाएगा सही डिसीजन लेने में। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने थेरेपिस्ट से बात ज़रूर करें। इसको मैनेज करने के लिए, बाइपोलर को स्टेबल रखने के लिए आपको रेगुलर कांटेक्ट में रहना अपने थेरेपिस्ट और डॉक्टर से बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रोडक्टिव और हार्मोनियस लाइफ, पीसफुल लाइफ के लिए आपको रेगुलर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो कहने को तो आप लंबा ट्रीटमेंट ले रहे हो, लंबे टाइम तक डॉक्टर के कांटेक्ट में हो, पर एक्चुअल में आप सिम्टम फ्री रहकर भी डॉक्टर के कांटेक्ट में रह सकते हो। ये भी ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो बिहेवियर्स और थॉट्स हैं, वो आप ना जाने किस तरह से बदल लोगे या किस तरह से वे बदल जाएंगे। अगर आप डॉक्टर के कांटेक्ट में नहीं रहोगे तो ना डॉक्टर जान पाएगा, ना आपको पता चल पाएगा, और जब आपका एपिसोड ट्रिगर हो जाएगा, आपका एपिसोड सीवियर हो जाएगा, तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उसके बाद आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर एक नया टाइम, फिर एक नई दवाई, फिर से वही ट्रीटमेंट प्रोसीजर आपको फिर परेशान कर देगी। तो इसलिए अपने डॉक्टर के साथ, अपने थेरेपिस्ट के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाकर रखें। अपने मन मुताबिक जो आपको सही थेरेपिस्ट मिले, उसके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहकर लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट लेते रहें। थेरेपिस्ट अक्सर हमारे मन मुताबिक हमें नहीं मिल पाते, हमारी इच्छा के हिसाब से हमें थेरेपिस्ट कई बार नहीं मिल पाते, या कोई ऐसा थेरेपिस्ट नहीं मिल पाता जिसके साथ हम रेगुलर ट्रीटमेंट ले सकें या जिसके साथ हम एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकें। तो आपको ऐसा थेरेपिस्ट ढूंढना पड़ सकता है या ढूंढनी पड़ सकती हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन बने और आप उनके रेगुलर कांटेक्ट में रहकर अपने को मैनेज कर सकें। तो इसके लिए आपको थोड़े प्रयास, थोड़े एफर्ट करने लेने पड़ सकते हैं। तो दवाएं
और दूसरे जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, स्पेशली जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, वो रेगुलरली लेते रहना बहुत ज़रूरी है बाइपोलर के डिसऑर्डर को मैनेज करके रखने में, अपनी कंडीशन को स्टेबल रखने में। यह थी पूरी डिस्कशन बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में। लंबी हो गई वीडियो, पर इसमें मैंने सारी जानकारी दे दी है जो शायद आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स मिस भी हो गए, कई सारी बातें हैं और चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता था या सोच रहा हूँ या मेरे मन में है, जो मैं इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। वो मैं अगली किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा उस बारे में। तो ये जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आई हो, आप लाइक करें, आप साथ ही साथ कमेंट करें अपना कोई, अगर आपका कोई सुझाव हो, फीडबैक हो या कोई सवाल हो, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें किसी ज़रूरतमंद के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको इसकी मदद मिल सके, तो ये उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और सोशल मीडिया पर भी इसको शेयर करें ताकि जिस पर्सन के लिए ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होगी, यूजफुल होगी, वह इसकी एक्सेस ले पाएगा, इसको देख पाएगा और इससे ज़रूरी जानकारी ले पाएगा, उसको भी ये मदद करेगी। तो आपको भी मदद करे, दूसरों को भी मदद करे, ये कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य हो सकता है जब हम इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और जब हम ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दूसरों से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं, ऐसे आप भी मेरी हेल्प भी कर सकते हैं और दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको और बड़ी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूं अपनी वीडियोस के थ्रू वो मिलती रहेगी और भी बहुत सी जानकारी आप ले पाएंगे, मेरे चैनल के अपडेट्स मिल पाएंगे आपको, जिससे कि आपको और बेटर तरीके से गाइड करने में, अपने ट्रीटमेंट के लिए सही अप्रोच चुनने में आपको मदद मिलेगी और आप एक सही दिशा ढूंढ पाएंगे, अचीव कर पाएंगे और एक बेटर लाइफस्टाइल, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अटेन कर पाएंगे। धन्यवाद।